ठीक है भाई, लेबर कॉस्ट की क्लास नंबर बताओ जरा कौन सी है? फोर्थ। और फोर्थ का मतलब कौन सी क्लास है? मतलब एंड, मतलब लास्ट। आज की क्लास में हम इस चैप्टर्स को जो है अच्छी तरीके से खत्म कर देंगे। हालांकि जनरली हमने टारगेट बनाया था 3 क्लास का, लेकिन क्योंकि इसमें टॉपिक्स थोड़े से और ज़्यादा हैं तो हमने कहा और ज़्यादा पढ़ लेते हैं थोड़े से। ठीक है, तो पहला जो कंसेप्ट मुझे आपको कराना है नया, वो कौन सा कंसेप्ट है वो बताता हूँ। वो है आपके लेबर वाले रेशियोज। एक तो हमने टर्नओवर रेशियोज पढ़े थे, कुछ रेशियोज का नाम पढ़िए। पहले रेशियो का नाम क्या है? लेबर एफिशिएंसी रेशियो। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। पहले सीए वालों के स्टडी मटेरियल में होते थे, उन्होंने अभी क्वेश्चन हटा दिया है वहाँ से, तो इसका मतलब इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब पूछ ले तो उसके लिए हम पढ़ लेते हैं। दूसरा सीएमए वालों में लिखा हुआ है, एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन हमारा एग्जाम तो एक ही बार होने वाला है, तो कम चांसेस वाला भी आ सकता है। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, 3 फॉर्मूले मुझे वो आपको बताने हैं। क्या मेरी बात समझ में? और कोई ट्रिकी क्वेश्चन होगा वो कराऊंगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन अटपटा पूछा जा सकता है वो कराऊंगा। 1 घंटे के अंदर सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। अब देखो लेबर एफिशिएंसी रेशियो, क्या मैं इसका फॉर्मूला पढ़ाऊं या आपको पता है? बताइए। लेबर एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला पढ़ाऊं या बताऊं? तो भाई अगर आवर्स के बेसिस पे पूछोगे तो क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आउटपुट के बेसिस पे हो तो एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। अब जरा देखना, जरा मुझे बताना कौन से वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है इन्होंने। कह रहे एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस द आउटपुट। एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस द आउटपुट, क्या मतलब है इसका? स्टैंडर्ड आवर्स। दूसरा एक्चुअल टाइम टू प्रोड्यूस द आउटपुट, एक्चुअल आवर्स। तो इसका मतलब आवर्स के बेसिस पे एफिशिएंसी रेशियो, जो हमें पहले से पता है। मैंने कहा भाई ये वाला फॉर्मूला तो हमने नहीं सीखा है, तो हमें पहले से आता था। अब आते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले पे। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या कहता है? तो ये 2 फॉर्मूलेज हमें सीखने। नेक्स्ट कौन सा है बताओ जरा? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो का मतलब ये होता है कि आपके एक पूरे दिन में फॉर एग्जांपल 8 घंटे होते हैं या 10 घंटे होते हैं काम करने के लिए, लेकिन आपने 10 घंटे काम ना करके कुछ घंटे लाइट चलेगी, कुछ घंटे क्या हुआ, तो 8 ही घंटे काम कर पाए। तो एक्चुअल टाइम जिसमें आपने वर्क किया और एक्चुअल टोटल टाइम अवेलेबल, दोनों में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल किसी की जॉब थी 10 घंटे थी, 4 घंटे उसने मैच देखने में निकाल दिए, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हुआ? 6 घंटे का, यानी 60%। तो वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई देखिए, आवर्स स्पेंट इन एक्टिव वर्किंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव वर्किंग? जिसमें काम हो रहा था। फॉर एग्जांपल मशीन बंद पड़ गई, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या उसमें काम हो रहा था? आंसर इज नो। तो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किताब लेके बैठे हैं, अगर आप किताब लेके बैठे हैं और साथ में फोन लेके बैठे हैं, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत खराब होने वाला है। हो सकता है आप 4 घंटे बैठे और 1 घंटे भी पढ़ाई ना करें। क्या मेरी बात समझ में आती है? और हो सकता है कि जब आप 4 घंटे बिना फोन लेके बैठ रहे हैं इन केस, तो आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो हो सकता है 3 घंटे हो जाए, बाकी आप आराम करने और खाने देने में निकाल दें। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब समझ में आता है एक्चुअल टाइम जो हमने लगाया है जिसमें हम आउटपुट बना रहे थे, और दूसरा कितना टाइम अवेलेबल था काम करने के लिए। क्या मेरी बातें समझ में आती है? और अगर आपको ये दोनों रेशियोज जब आप निकाल लें, एफिशिएंसी वाले और कौन से वाले, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो तीसरा रेशियो जन्म लेता है, वो कौन सा? प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। कि कितनी कैपेसिटी रेशियो थी आपकी और उसमें से एफिशिएंसी कितनी थी आपकी, तो वो रेशियो निकल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाला फॉर्मूला छोड़ दो, दोनों को क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई। क्या क्या मल्टीप्लाई करना है? लेबर एफिशिएंसी रेशियो और दूसरा कैपेसिटी रेशियो। अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, हमने 3 फॉर्मूलेस पढ़े, बताओ कौन कौन से? और कैपेसिटी और तीसरा प्रोडक्शन। कैपेसिटी का मतलब समझ में आता है, एफिशिएंसी का मतलब समझ, उसमें मल्टीप्लाई कर देना। मैंने कहा एक क्वेश्चन से क्यों ना हम चीज़ों को समझे। देखिए, ड्यूरिंग मई 2023 देयर वर कितने वर्किंग डेज? 21 वर्किंग डेज, 8 आवर्स पर डे। ठीक है। द वर्क फोर्स कंसिस्ट ऑफ कितने एम्प्लॉयज? तो अगर मैं पूछूं कि मुझे स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं या कितने आवर्स अवेलेबल थे, तो 21 दिन में 8 घंटे काम हो सकता था, तो 21 इंटू 8, और कितने एम्प्लॉयज थे? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितने घंटे मेरे पास अवेलेबल थे? 1680 घंटे मेरे पास अवेलेबल थे जिसमें काम हो सकता था। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे चले। कह रहे ड्यू टू प्रॉब्लम इन द प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ मशीन ब्रेक डाउन और 240 आवर्स वर रिकॉर्डेड एज कैसे? आइडल टाइम। तो मैं कहूंगा उनसे, मैंने कहा भाई मेरे पास पहले मैं कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहा हूं, ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है ये बताइए। इलस्ट्रेशन नंबर है 26, सारे बच्चे ध्यान देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 26 और ये सीएमए वाली इलस्ट्रेशन है। सबसे पहले मैं कौन सा वाला रेशियो निकालूं बताओ जरा फटाफट से। तो मैंने कहा एफिशिएंसी, पहले मुझे और क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एफिशिएंसी के लिए। कह रहे ड्यूरिंग द मे द वर्क फोर्स प्रोड्यूस कितना? 5400 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट एंड द एक्सपेक्टेड टाइम पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना है? 15 मिनट्स, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.25 आवर्स को। इसका मतलब क्या है? एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 0.25 आवर्स। और कितनी यूनिट्स बनी है? 5400। मैंने कहा चलो जरा चेक करते हैं फिर।
बताइए स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, बताइए जरा फटाफट से, स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं। अब आप बोलो कितनी यूनिट्स बनी है बताओ। 54। वो तो टोटल वर्किंग आवर्स अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड आवर्स तो नहीं है। 5400 मैंने यूनिट्स बनाई और एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, 0.25 आवर। तो बताइए जरा स्टैंडर्ड आवर्स कितने, 1080 आवर्स जो है लगने चाहिए थे। फिर आते हैं एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने लगे, कितने लगे एक्चुअल आवर्स कितने लगे, यहां पे निकाल लेते हैं। कहाँ गए इन्होंने, एक्चुअल आवर्स निकाला है क्या कहीं, मतलब समझ में नहीं आया। तो हमारा आंसर अलग आया उनसे। सर आपने 1080 लिख दिया ना, तो 1350 है कि आप ही ने तो बोला 1080 लिखने के लिए। कितना आ रहा है ये, 1350। नालायक, मैंने थोड़ी कंप्यूट किया है, 1350 आवर्स। अब आते हैं एक्चुअल आवर्स पे। एक्चुअल आवर्स कैसे निकालें बताओ। मेरे पास कितने दिन है काम करने के लिए, 21 दिन। एक दिन में कितने घंटे काम होता है, 8 घंटे। और उसके बाद ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो काम करेंगे, 10 वर्कर्स हैं, तो 1680। लेकिन क्या 1680 घंटे ही काम हुआ या प्रॉब्लम भी आई, क्या प्रॉब्लम आई बताओ जरा। 240 का क्या हुआ था, मशीन ब्रेकडाउन, तो उसमें आइडल टाइम आया था। आइडल टाइम का मतलब खाली, कितने का, 240 का। तो एक्चुअल आवर्स वर्कड कितने हैं, क्या मेरी ये बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं, जल्दी से बताइए अब मुझे बताओ। भाई मैंने कहा मेरे पास अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या चीज है, ये जो ऊपर लिखा है मैंने, ये तो चलो एक्चुअल आवर्स लिख दिया। अब मैं बताता हूं आपको टोटल आवर्स अवेलेबल, क्या लिखूंगा, टोटल आवर्स अवेलेबल। ऊपर स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम आई आपको, नहीं भाई कितने अवेलेबल। अब टोटल आवर्स अवेलेबल कितने हैं, मैंने कहा भाई 21 दिन में 8 घंटे के हिसाब से, और कितने वर्कर्स को काम करना चाहिए था, 10 वर्कर्स। तो टोटल आवर्स वर्किंग अवेलेबल कितने थे, 1680 घंटे। तो अब मैंने 3 चीजें निकाली, क्या तीनों चीजों में डिफरेंस बता पा रहे हो आप। भाई अगर आपको 5400 यूनिट्स ही बनानी थी तो इतने घंटे के हिसाब से लगने चाहिए थे, दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स। दूसरा, मेरे पास कितने दिन अवेलेबल थे, कितने वर्कर्स अवेलेबल थे, मैंने कहा 21 दिन अवेलेबल थे जिसमें 8 घंटे काम होना चाहिए था, और कितने वर्कर्स हैं, 10। तो टोटल मिला के 1680 घंटे अवेलेबल थे। अब काम कितना किया मैंने कहा एक्चुअल आवर्स जो हुए वो 240 घंटे काम नहीं हो पाया, तो एक्चुअल आवर्स इतने हैं। क्या तीनों में आप डिफरेंस निकाल पा रहे हैं, स्टैंडर्ड आवर्स, टोटल वर्किंग आवर्स अवेलेबल, और दूसरा एक्चुअल आवर्स टेकन। अब मुझे क्या निकालना है, मैंने कहा सबसे पहले तो निकालूंगा मैं लेबर एफिशिएंसी रेशियो, पहला वाला पॉइंट, लेबर एफिशिएंसी रेशियो। बताइए जरा कितना होगा। तो मैं क्या निकालूंगा बताओ, आवर्स के बेसिस पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। बताइए जरा स्टैंडर्ड आवर्स कितने, 1350। क्या 1680 तो नहीं है स्टैंडर्ड आवर्स, नहीं, वो तो टोटल है, और डिवाइड बाय 1440। बताओ 93.75 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो काम 1440 घंटे में हो जाना चाहिए था उसके लिए जो कितने 1350 घंटे में हो जाना चाहिए था, वो कितने घंटे लगा के किया आपने, 1400। तो दिस इज एफिशिएंसी रेशियो। अब मैं कौन सा बताऊंगा, बताओ जरा फटाफट से, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि कितने घंटे काम हुआ और कितने घंटे अवेलेबल था। अब बताओ जरा कितने घंटे काम हुआ और कितने घंटे अवेलेबल था। तो पहले ऊपर क्या लिखते हैं ये बताओ, टोटल आवर्स वर्कड किसके लिए, एक्टिव प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। टोटल आवर्स जो आपने काम किया फॉर एक्टिव प्रोडक्शन, और डिवाइड बाय किससे करूंगा, टोटल वर्किंग आवर्स अवेलेबल। क्या मेरी बात समझ में आती है, दोनों में डिफरेंस है क्या इन दोनों बातों में, हाँ, टोटल वर्किंग आवर्स अवेलेबल, हाँ एक्चुअल आवर्स है। इनडायरेक्टली जो ऊपर वाला है वो क्या लिखा हुआ है मैंने, एक्चुअल आवर्स, बात खत्म, ठीक है। अब बताइए जरा फटाफट से, एक्चुअल आवर्स मैंने काम कितना किया, 1440, जबकि मेरे पास अवेलेबल कितने थे, 1680, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आया, 85.71%। क्या मेरी ये बात समझ में आती है आपको, पक्की बात है। तो ये पहला परसेंटेज हुआ और ये दूसरा परसेंटेज। अब आते हैं तीसरा वाला परसेंटेज क्या कहता है, प्रोडक्शन। मैंने कहा चलो, मैंने कहा अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं इसको ऊपर, ये तो मैंने फॉर्मूले के लिए लिख दिया ऐसे ही, अगर मैं खाली एक्चुअल आवर्स लिखूं, अगर मैं खाली क्या लिखूं, एक्चुअल आवर्स, और मैं दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय
टोटल वर्किंग आवर्स अवेलेबल, तो क्या होगा, एक्चुअल आवर्स से एक्चुअल आवर्स कट जाएगा। तो मैंने कहा बताओ तीसरे रेशियो का नाम क्या था, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। सारे बच्चे ध्यान देंगे, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो का मतलब ये है कि मैं दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूंगा। कौन कौन से रेशियो को बताओ जरा। पहले वाला रेशियो कौन सा है, एफिशिएंसी रेशियो। दूसरा वाला रेशियो कौन सा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। दोनों को अब मैं दोनों का पहले फॉर्मूला बताऊंगा। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैंने छोड़ दिया 100 के लिए, दोनों में ही 100 है, मल्टीप्लाइड बाय सीवी रेशियो क्या कहता था बताओ, ऊपर होता था एक्चुअल आवर्स, नीचे एक्चुअल आवर्स ऊपर, डिवाइड बाय टोटल वर्किंग आवर्स अवेलेबल, है ना। अब इस फॉर्मूले से मुझे क्या ज्ञात होता है कि या तो मैं एक्चुअल आवर्स से एक्चुअल आवर्स काट दूं तो क्या मेरे पास नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, बताओ जरा। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं और तुम्हारे पास टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं। या तो ये फॉर्मूला याद रख लो और कैसे इजाद हुआ वो याद रख लो, या फिर सीधा सीधा जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करके निकाल दो। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई आपको। अब इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे बताओ जरा। स्टैंडर्ड आवर्स हमने क्या निकाले थे, 1350। तो 1350 आवर्स और टोटल वर्किंग आवर्स कितने थे, 1680 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आया, 80.35%। या फिर मैंने कहा दूसरा काम है मेरा, दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देना। बताना जरा दोनों रेशियो कितने, 93.75 मल्टीप्लाइड बाय 85.75। तो 93.75% यूज मत करना, मल्टीप्लाइड बाय 83.75। बताइए जरा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 80 ऊपर वाला सही है कैलकुलेशन। हाँ और में, अच्छा सॉरी, और में 80 सॉरी 80.35 है। अच्छा ऊपर वाला निकाला 85.71, सॉरी 85.71। बताओ जरा फटाफट से, अलग तो नहीं आ रहा मल्टीप्लाई करने पे। 80.35, कुछ बच्चों को मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा होगा, यही आ रहा है, यही आ रहा है श्याम, सेम है। एक बार चेक कर ले। पहले मुझे तीनों रेशियोज दोबारा बताओ। पहले रेशियो का नाम क्या है, लेबर एफिशिएंसी में ऊपर क्या जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा कौन सा है, कैपेसिटी यूटिलाइज, कितनी कैपेसिटी का कितना हिस्सा यूटिलाइज हुआ, तो जितना हिस्सा यूटिलाइज हुआ उसे ऊपर लिखो, एक्चुअल आवर्स कितनी कैपेसिटी थी वो टोटल लिखो और मल्टीप्लाइड बाय 100। उसमें से दोनों में एक्चुअल आवर्स कट जाएगा, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में एक्चुअल आवर्स कहाँ था, तो स्टैंडर्ड आवर्स ऊपर रह जाएगा और नीचे वाले फॉर्मूले टोटल कैपेसिटी या वर्किंग आवर्स अवेलेबल रह जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हमारे पास 3% में आंसर आए हैं, आप परसेंटेजेस को याद रखेंगे। पहला क्या है, 93.75, 85.71 और 80.35। पहला वाला कौन सा है, 93.75, 85.71 और 80.35। दोनों तरीके से उसने निकाल के दिखा दिया है। आई होप आपको बात समझ में आए। एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इन केस आ जाए तो 3 से 4 नंबर के लिए, या फिर आपसे एमसीक्यू में पूछने के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है एमसीक्यू में ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? यस। तो हमने क्वेश्चन कर लिया कौन सा वाला, 26, और कोई क्वेश्चन अभी अवेलेबल नहीं है। एक ही क्वेश्चन दिया था उन्होंने और हमने इसे कर लिया है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर कितने कंसेप्ट आपने करा दिए इस चैप्टर में और कितने बाकी है, तो आई विल से सारे कंसेप्ट करा दिए हैं, कोई भी कंसेप्ट बाकी नहीं है। प्रैक्टिस के लिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम आज की क्लास में और बात खत्म। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, आता हूं मैं पहले वाले क्वेश्चन पे। नाम क्या है इसका, इलस्ट्रेशन नंबर 35 पढ़िए। अब वर्कमैन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रेड वर्किंग कितना, 8 आवर्स शिफ्ट ड्यूटी और गारंटीड वेज रेट कितना है, 32। अब मैं जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ जो अजीब लग रहे हैं और आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है और पूछे जा सकते हैं, बस और कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। ठीक है, कह रहे इंसेंटिव स्कीम ऑपरेशन में है अकॉर्डिंग टू विच। श्याम जो क्वेश्चन पढ़ने में समझ में दिक्कत आती है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कर रहे हैं, ताकि हम चाहें कि जो दिक्कत हम पहले फेस कर चुके हों वही दिक्कत आपको एग्जाम में आए, मतलब पढ़ा हुआ क्वेश्चन आए। ठीक है, पढ़िए। ऑपरेशन में है अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्शन बोनस अर्न किया जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द परफॉर्मेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस 105% है तो आपको बोनस जो है 5% मिलेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस 120% है तो बोनस कितने परसेंट मिलेगा, 20। इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक है, बट ओनली आफ्टर कितने परसेंट, 100% इज रीच। यानी कि ये बात उन्होंने क्लैरिफाई कर दी है कि जो बोनस है हम 85%, 80% से ऊपर नहीं दे रहे, 100% के ऊपर जितना परसेंटेज जाओगे उतने ही परसेंटेज का आपको बोनस मिल जाएगा। ये कहने के ये दूसरा तरीका है। या तो ये बोल दे 1% विल बी बोनस विल बी गिवन फॉर ईच परसेंटेज इंक्रीज बियॉन्ड 100%।
इनएफिशिएंसी। क्या मेरी बात, या तो ये बोलते या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते, दोनों का मतलब एक ही है। आगे कह रहे 4 वर्कर ने काम किया, वर्कर के नाम क्या है, ए बी सी डी, और क्या बनाया उन्होंने 48 यूनिट्स, 60 और 75 और 90 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली बनाई इन अ 6 आवर्स वर्किंग जॉब ऑन अ डे विच हैज स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस कितना, एक यूनिट को बनाने में 6 मिनट लगते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब मुझे जो मजा आता है वो कन्वर्जन में आता है कि स्टैंडर्ड कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी, वो है मजेदार वाली बात, बस वही वाली बात है। और रिमेनिंग 2 आवर्स ऑफ शिफ्ट आर स्पेंट इन डूइंग अनमेजर्ड वर्क, यानी कि जो बाकी के 2 घंटे हैं, वैसे तो एक दिन में कितने घंटे काम होना चाहिए, 8 घंटे, 8 घंटे 6 घंटे 6 8 6 आवर्स, 6 आवर्स है, तो 6 आवर्स तो नॉर्मली काम होता है और उसके बाद 2 घंटे उनसे एक्स्ट्रा काम कराते हैं, वो एक अलग बातचीत है, ठीक है। विच नो इंसेंटिव बोनस कैन बी पेड, इसका मतलब उसके स्टैंडर्ड और एक्चुअल में मत लेके आना, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कराते हैं, उसका इंसेंटिव और बोनस वगैरह नहीं देते। मैंने कहा मुझे जो अच्छा लग रहा है इस क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है, 35, तो मैंने कहा चलो इलस्ट्रेशन नंबर 35। ए बी सी डी के वर्क यूनिट्स नोट कर लो बस आप, क्या है ए बी सी डी के यूनिट्स, 48 60 75 90, और ये याद रखेंगे आप। इलस्ट्रेशन कौन सी है ये, 35, हाँ जी 35, 35, तो इलस्ट्रेशन नंबर 35 पे मैं आया। मैंने कहा एक बात बताओ, पहले यूनिट्स बता दो ए बी सी डी की कितनी कितनी, 48, 60, 75, 90, ये एक्चुअल यूनिट्स हैं, क्या है ये एक्चुअल यूनिट्स, ना बोल के क्या बोल दूंगा, एक्चुअल आउटपुट। दोबारा बताना मुझे, 48 60 75 90, ठीक। मेरा मुद्दा क्या है, मेरा मुद्दा ये है, मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट निकालनी है। कितने दिन में बनाया ये उसने, देखो ज़रा ध्यान से, क्या कुछ ऐसा बोला है या इसका मतलब एक ही दिन की बातें हैं, एक ही दिन की बातें हैं। तो मैंने कहा, उसने कहा एक यूनिट को बनाने में कितने मिनट्स लगते हैं, 9 मिनट्स, 6 मिनट है सर, 6 मिनट थे, 9 थे, 6 तो शायद घंटे थे, नहीं 6 मिनट, 6 मिनट थे, ठीक है, सॉरी। तो एक यूनिट को बनाने में 6 मिनट लगते हैं, ठीक है, और एक दिन में हम 6 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा पहले ये बताओ एक दिन में तुम कितने मिनट काम करते हो, तो मैं बोलूँगा हम 6 घंटे काम करते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। बताओ ज़रा एक दिन के मिनट्स बताओ, तो एक दिन में 360 मिनट्स अवेलेबल होते हैं। अब मैं आपको बात समझाऊं, अगर मैं बोलूं एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगते हैं, तो एक दिन में हम कितने यूनिट्स बना लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक यूनिट को बनाने में कितने मिनट लगते हैं, 10, तो आप बोलोगे टोटल मिनट्स अवेलेबल कितने हैं, 360। मेरी बात समझ में आती है। और एक यूनिट को बनाने में कितने समय लगता है, जैसे मैं आपसे बोलूं 360 घंटे, 360 मिनट अवेलेबल है, दिमाग इधर रखो, 360 मिनट अवेलेबल है। मैं अगर बोलूं 180 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, कितने घंटे, 180, और मेरे पास टोटल मिनट्स कितने अवेलेबल हैं, 360, तो 180 इंटू 2 कितने होते हैं, 360, तो यानी कि मतलब क्या, कितने यूनिट्स बना पाऊंगा, 2। वो मैंने कैसे किया, 180 मिनट से डिवाइड किया। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे एक यूनिट को बनाने में 60 मिनट लगते हैं, तो मैं यहाँ 60 से डिवाइड करूंगा और मैं कितने मिनट्स बना लूंगा एक दिन में, 6। लेकिन हमें आज क्या पता है, एक यूनिट को बनाने में कितने मिनट्स लगते हैं, 6 मिनट। तो बताओ जरा स्टैंडर्ड आउटपुट क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे अगर मुझे निकालना है तो मैं बोलूँगा कितने मिनट्स मेरे एक दिन में काम होता है, बताइए ज़रा, 360 मिनट्स, और डिवाइड बाय एक यूनिट को बनाने में कितने मिनट लगते हैं, 6 मिनट्स। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं, बताइए ज़रा फटाफट से, कितना आ जाएगा। तो यानी कि एक दिन में कितनी यूनिट्स बन जाती है, 60, क्योंकि उसके बाद जो एक्स्ट्रा 2 घंटे काम होता है ना, उसे अनमेजर्ड वर्क के नाम से जाना जाता है, उसका कोई बोनस नहीं होता। तो इसका मतलब जो मैंने ऊपर चीज़ें लिखी हैं, इन सभी का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट 60। तो क्या मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकाल पाऊंगा, क्या आप बता सकते हैं, 60 यूनिट्स 60 यूनिट्स 60 यूनिट्स और 60 यूनिट्स। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं। अब मुझे फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे एफिशिएंसी, ताकि मैं उसे बताऊं कि तुम्हें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। एफिशिएंसी बताइए, पहले का 80% बताओ, बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, 100% से ऊपर मिलेगा। इसमें 100%, क्या इसको कोई बोनस मिलेगा, नहीं, 100 से जितना ऊपर होता है। अगला वाला है 125%, इसको कितने परसेंट बोनस मिलेगा, कोई बच्चा बता सकता है, 25%। और नेक्स्ट कौन सा है, 150%, और इसको बोनस कितना मिलेगा, 100। अब बस मुझे बता दो कि बेसिक कैसे देते और बोनस कैसे देते, और क्वेश्चन हो गया खत्म। मेरी बात समझ पाए या नहीं बच्चे, बस कौन से पॉइंट में फंसेंगे, बस इस पॉइंट में, एक दिन में कितनी मिनट्स बन जानी चाहिए थी। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं, ठीक। चलो भाई, अब मैं बोलूँगा बेसिक रेजेस देने का क्या तरीका है तुम्हारे यहाँ, बस मुझे ये बता दो। ये रहा, कह रहे वर्कमैन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रेड वर्किंग ऑन 8 आवर्स शिफ्ट ड्यूटी आर गारंटीड अ वेज रेट ऑफ कितना,
तो मैं अगर बोलूँ तुम्हें 8-8 घंटे के पैसे मिलेंगे तो क्या सबको 8-8 घंटे से मल्टीप्लाई 6-6 घंटे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि जो अनमेजर्ड वर्क है 2 घंटे का, कहाँ है? रिमेनिंग 2 आवर्स ऑफ शिफ्ट आर स्पेंट डूइंग कैसा वाला? अनमेजर्ड वर्क, और उसका कोई बोनस नहीं मिलेगा। ध्यान से समझना। मैंने कहा एक बात बताओ फिर, तो क्या सभी को 8 घंटे के पैसे मिलेंगे? हाँ, सभी को 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, सभी को 8 घंटे के पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा ये लो वेजेस, कौन से वर्क के लिए? मेजर्ड वर्क के लिए। कौन से वर्क के लिए? मेजर्ड। बताओ जरा, 8 इंटू कितना? क्यों? सॉरी 6 घंटे इंटू कितने पैसे मिलते हैं? 32। क्या ये सबको मिलेंगे? हाँ जी, सर अभी तो आपने बोला था 8 घंटे की वेजेस मिलेगी। बताता हूँ भाई, एक सेकंड दो बस मुझे, बस मुझे 1 सेकंड दो। अच्छा, 32 रुपये एक दिन के हैं? 8 घंटे के, सॉरी 32 रुपये जो हैं वो 8 घंटे के हैं। तो बताओ 1 घंटे का रेट कितना? 4 रुपये, सॉरी 4 रुपये पर आवर है। एक दिन के 32 रुपये हैं और 8 घंटे काम होता है, तो हमने 4 रुपये निकाले। तो इसका मतलब अब हम मल्टीप्लाई किससे करें? 32 से या 4 से? 4 से। चलो हम सभी को 4-4 रुपये के हिसाब से पैसे देते हैं। अब आप बोलोगे सर बाकी के जो 2 घंटे हैं उसमें भी तो 4 रुपये के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो हाँ, जो अनमेजर्ड वर्क है पैसे तो देंगे उन्हें, काम मेजर नहीं करेंगे क्योंकि उसे बोनस नहीं दिया जा रहा। अब मैं क्या करूंगा जरा ध्यान से देखना। मैं बताओ मुझे 1 घंटे के कितने पैसे मिल रहे हैं? सभी को 6 घंटे काम करने के कितने पैसे मिल रहे हैं? 24 रुपये। यहाँ तक सभी लोग एग्री कर रहे हैं। अब मैंने अलग क्यों किया ये भी बताऊंगा, क्योंकि बाकी के जो 2 घंटे उसमें भी 4 रुपये मिलेंगे उनको। जो बाकी के 2 घंटे उसमें भी 4 रुपये मिलेंगे, लेकिन मैंने अलग क्यों किया मैं वो समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि इन सबको क्या मिलने वाला है आप बताओ? मेजर्ड वर्क के लिए क्या मिलेगा? बोनस। और बोनस कितने % मिलेगा? मैंने कहा बताता हूं। इसमें कितना बोनस मिलेगा? कुछ भी नहीं। इसमें कितना बोनस मिलेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें जो बोनस मिलेगा वो मिलेगा 25% ऑफ 24। अगर मैं यहीं पर कर देता 8 घंटे इंटू 4 तो अनमेजर्ड वर्क के लिए भी बोनस मिल जाता, जो कि हमें अवेलेबल नहीं है। बताइए जरा 24 का, तो मैं लिख दूंगा 25% का कितने का? 24 का। कितना बन गया? 6 रुपये। और ये कितना है? 50% ऑफ 24। क्या आप बात समझ पाए मैंने अलग अलग क्यों किया है? कितना आ जाएगा? 12 रुपये। अब मैं जो निकालूंगा, मैंने मेजर्ड वर्क के लिए निकाल दिया, बोनस निकाल दिया। अब कौन सा है? वेजेस मुझे किसके लिए निकालनी है? अनमेजर्ड वर्क के लिए। और क्या है? 2 घंटे इंटू 4 रुपये। मेरी बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बताओ। सभी के 2 घंटे इंटू 4 क्यों किया मैंने अलग अलग? ये समझ में आया आपको? क्योंकि हमें बोनस देना था मेजर्ड वर्क के। तो मेजर्ड वर्क की वेजेस, उसका बोनस, और अनमेजर्ड वर्क सीधा सीधा पैसे मिल जाएंगे। कितने कितने मिलेंगे बताओ जरा? 2 घंटे इंटू 4 कितना? 8 रुपये। क्या सभी में डायरेक्ट लिख दूं 8 रुपये? 8 8 8 8 8 8 8। अब आपको देखना है कि उसके टोटल कितने पैसे मिलने वाले हैं और बात हो गई खत्म। पहले का 32। बताओ पहले वाले में बोनस क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि एफिशिएंसी है ही नहीं। तो उसके इसका मतलब क्या है? जितने उसे मिलने थे उतने ही मिल रहे हैं। 6 घंटे के भी 4 रुपये के हिसाब से पैसे मिलने थे और 2 घंटे के, इसलिए उसकी बोनस जो है, उसकी जो वेजेस है वो नहीं बढ़ पाई। मैंने यहाँ पर लिख दिया 32। मैंने कहा तुम्हें भी कोई बोनस नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी भी वेजेस कितनी आई? 32। लेकिन तुम्हें बोनस मिलेगा मेजर्ड वर्क के बोनस के लिए, है ना? कितना हो जाएगा? 38 और 44। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, मैं हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, ये एक दिन में 38-34 रुपीज़ आते हैं? नहीं, एक वर्कर की अर्निंग। क्या आपको लगता है कोई वर्कर 32 रुपये दिन में काम करेगा? एक दिन के वर्कर? यार तुम पागल हो गए क्या? एक वर्कर, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी, वर्कर डी, तो एक दिन में कोई कितने पैसे लेता है? 300, 400, 500। लेबर रेट ये चल रहा है। मेरी बात से तो आपको कभी सवाल पूछना चाहिए था, एक दिन में 32 रुपये कहाँ से आ रहे हैं? पागल हो गए क्या ये? भाई 8 घंटे काम करेंगे, सुबह गए शाम को आए, 32 रुपये लेके आए घर में आके, बताओ काम चलेगा क्या? नहीं। कैलकुलेट कर लिया आपने? हाँ, पूरे महीने के कितने बने? 960 रुपये। अब पूरे महीने में 960 रुपये के तो बच्चे मोमोज खा जाते हैं घर में। तो उसका जवाब ये है कि ये जब क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे थे तो 1990s में किए जा रहे थे, जो बहुत पुराना समय था। तो उस समय के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चंस को चेंज नहीं किया। कह रहे कॉस्टिंग में वही तो क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, हमें चेंज करना चाहिए। तो आपका इंस्टीट्यूट अगर चेंज करेगा तो मैं भी चेंज कर दूंगा क्वेश्चंस को, है ना? न्यूमेरिकल्स जो है उन्हें चेंज करने चाहिए और आज के रेट के हिसाब से, ताकि थोड़ा प्रैक्टिकल भी लगे। अब एक बच्चा कह रहा 8 घंटे एक वर्कर ने काम किया, उसे 32 रुपये मिले, हंसेगा, और 32 रुपये मिले मेरे से वैसे ही ले लेता 8 घंटे की काम किए। काम हुआ था उसमें, लेकिन बोनस के लिए उसे मेजर नहीं किया जाता। अगर मैं इस घंटे को, ये जो अनमेजर्ड 8 घंटे है, इसको यहां पर ऐड कर दूं तो बोनस गलती से इसके लिए भी मिल जाएगा। मेरी बात समझे? तो उन्होंने कहा जो मेजर्ड वर्क है उसके लिए बोनस दिया जाता है।
2 घंटे तो वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता तो जो बेसिक वेजेस है बस वो देंगे, बोनस क्यों देंगे। समझ में आया। तो आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन करे। पहला क्वेश्चन कौन सा, क्या नंबर है, क्या नाम मतलब है उसका, रेशियोज वाला, वो समझ में आ गया आपको। आज जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किया वो कौन सा है, 35। क्या मतलब है इसका, इसमें मेजर्ड वर्क और अनमेजर्ड वर्क जैसा एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है। और आपके लिए आज का काम ये होगा कि कल जब मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, उन सभी कॉपी के क्वेश्चन नंबर के ऊपर एक बॉक्स बना के आप नाम लिख देंगे कि इस क्वेश्चन का क्या नाम है, मेजर्ड वर्क, अनमेजर्ड वर्क है, क्या था उस क्वेश्चन में, वो बात आप ऊपर लिखेंगे और मैं चेक करूंगा उस क्वेश्चन में नई चीज़ क्या थी। क्या मेरी बात समझ में आती है, यही चीज़ आपको आगे काम आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये भी एक अजीब क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए उतने में से ही एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको पढ़ा दूं। जब दिया है फालतू का क्वेश्चन, जरा पढ़ो। क्या आपको लगता है क्वेश्चन पढ़ के हो जाएगा? पढ़ो जरा, पढ़ो एक बार, लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। नहीं आया ना, हो गया। कोई और बच्चा समझा सकता है? मतलब आपने कहा कि अगर एफिशिएंसी, अगर यूनिट्स टोटल जो आवर्स हैं वो 480 हैं और टोटल जो यूनिट्स हैं वो 1,19,600 यूनिट्स उन्होंने बनाए। आप ये कह रहे हो कि पहले हमें स्टैंडर्ड निकालना चाहिए 480 घंटे के हिसाब से कि कितना बनना चाहिए था, और अगर वो जो एफिशिएंसी है वो 100% के ऊपर चली जाती है, तो जो उसका पैसा दोगे आप, वो मान लीजिए 25% की एफिशिएंसी है तो 12.5% का पैसा दोगे, या फिर जो भी पैसा जो आपने टाइम सेव किया है उसका आधा हिस्सा वर्कर्स को मिल जाएगा। यही कह रहे हो आप? ऐसा कुछ लिखा हुआ है? सर इसमें ये भी लिखा हुआ है जैसे जो बोनस वगैरह मिलेगा वो हाँ। आवर्स वगैरह से उसका कुछ रिलेशन बताता हूँ। मतलब यूनिट्स वगैरह की। अच्छा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि एक वर्कर, क्योंकि वर्कर वाइज परफॉर्मेंस भी नहीं है ना, तो हम कहाँ से लिखेंगे वर्कर वाइज। कह रहे 10 लोगों ने when the weekly production of the group exceeds कितना स्टैंडर्ड, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड 200 पीस पर आवर। मैंने कहा बस बात खत्म हो गई। मैं अगर स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 200 पीसेस से, बात खत्म हो गई। तो 96,000 पीसेस मुझे बना लेने चाहिए थे, जबकि मैंने बनाए कितने, 1,19,000 पीसेस। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो क्या इसी स्टडी मेट में ही लिख दूं परसेंटेज क्या है इसका, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी बताओ जरा, आउटपुट के बेसिस पे कैसे निकालते हैं। ऊपर क्या जाता है, ऊपर क्या जाता है भाई, एक्चुअल। तो निकालो जल्दी से, स्लो मत बनो। 96,000 पीसेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट ऊपर गया। अच्छा वो तो स्टैंडर्ड है, सॉरी। एक्चुअल आउटपुट क्या है, 1,19,600 और डिवाइड करूंगा किससे, 96,000 से, और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। बताइए जरा, 124%, 124 कोई बात नहीं, 125% की मेरी लेवल ऑफ एफिशिएंसी है। अब मैं देखो, अभी तक तो मैंने कुछ बात नहीं की, मुझे एक लाइन से पता चला कि वर्कर्स के स्टैंडर्ड रेट ये है, स्टैंडर्ड जो आउटपुट है वो ये है, तो मैंने बता दिया भाई स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी बन जानी चाहिए, एफिशिएंसी निकलेगी। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ता हूँ। कह रहे हैं ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड बोनस फॉर एक्सेस प्रोडक्शन इन एडिशन टू हिज वेजेस एट, कौन से बेसिस पे, आर्ली रेट्स पे। मैंने कहा ठीक है। द बोनस इज कंप्यूटेड, द परसेंटेज ऑफ बोनस जो प्रोडक्शन है एक्सीड करेगी स्टैंडर्ड अमाउंट के, इज फाउंड टू बी 1/2 ऑफ द परसेंटेज इज कंसीडर्ड एज द मेंस शेयर। वो बाकी लोगों को दे देंगे जो उसका आधा वाला हिस्सा होगा। ईच मैन इन द ग्रुप इज पेड बोनस
इस दिस परसेंटेज ऑफ वेज रेट क्या है उसका 3.2, उसी के हिसाब से मिलेगा। एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल वर्कमेंस आर्ली रेट एंड बोनस रेट, फॉलोइंग इज द वीकली रिकॉर्ड्स। और आपको क्या करना है, कंप्यूट द रेट एंड अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक। क्या आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को? पहला काम हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा एक्चुअल प्रोडक्शन निकालो, एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई। दूसरा उन्होंने क्या कहा, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड। तो दोनों का डिफरेंस बताना जरा, जो हमने किया था यही किया था। 1,19,600 हमने बनाए हैं और 96,000 हमें बना लेने चाहिए थे। यही आया था आपका 24.58, हालांकि हमने गलत लिख दिया, 124.58 ही आना चाहिए, जो आपने यही बताया था ना 124.58%। अब ये 100 से कितना एक्सीड कर रहा है, 24.58%, यही बोला उसने। कह रहे इसका जो आधा हिस्सा है वो बोनस मिल जाएगा तुम्हें, तो आधा हिस्सा करोगे आप, वो नहीं करना, राउंड ऑफ नहीं करना। आधा हिस्सा क्या होगा 24.58 का, 12.29। क्या मेरी बात समझ में आती है? 12.29। अब वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, आपने कितने घंटे काम किया, बस ये बताओ, आपने कितने घंटे काम किया? 480। 480 घंटे जब आप काम करोगे तो एक घंटे के कितने पैसे दिए जाते हैं, ये बताओ जरा। एक घंटे के कितने पैसे दिए जाते हैं? 3.2, ऐसा क्वेश्चन ने लिखा था। इस 3.2 में अब जो बोनस का परसेंटेज डिसाइड हुआ, हॉल से तो ये कहता था टाइम सेव्ड का 50% कर दो, हॉल से क्या कहता था, टाइम सेव्ड का 50% कर दो। तो क्या यही तरीका है? क्या यही किया है उन्होंने भी? हाँ, जितने परसेंटेज में उन्होंने टाइम एफिशिएंसी निकाली है उसका आधा हिस्सा में बोनस मिल जाएगा, यानी कितना, 12.29। बताइए जरा फटाफट से कितना आ जाएगा, कितना? 188.77। हमारी जो फिगर है उनसे बस पॉइंट में डिफरेंस कर रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या किया हमने? तो इन्होंने जो हाफ गोज टू मैन, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एफिशिएंसी जब 100 से ऊपर जाएगी तो जितने भी परसेंटेज 100 से ऊपर जाएगी उसका आधा हिस्सा हम आपको बोनस में दे देंगे। नहीं आई बात समझ में? एक और बार समझा के देखता हूं मैं आपको। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कहा कि 24 रुपए की वेजेस हैं, सुनना जरा ध्यान से, कितने की वेजेस हैं? 24 रुपए। और नीचे हमने क्या लिखा था? बोनस। नीचे हमने क्या लिखा था? बोनस। हमने बोनस कैसे निकाला? उसने कहा था एक में 25% आया था, एक में 25% आया, तो आपने 25% किसका निकाला था? 24 रुपए का। क्या आया था? 12 रुपए। ऐसे हमने किया था। अब सुनना जरा ध्यान से, मेरे पास इस बार जो बेसिक वेजेस हैं, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, मेरे पास जो इस बार बेसिक वेजेस हैं वो कितने की हैं? तो मैंने कहा इस बार उन्हें 480 घंटे के हिसाब से पैसे मिले होंगे, जिसमें एक का रेट कितना है? 3.2। तो क्या आप बता सकते हो इस बार उन्हें कितने पैसे मिले होंगे? वेज रेट तो मुझे यूनिट्स में नहीं गिवन है ना, वेज रेट तो मुझे यूनिट्स में गिवन नहीं है, बताओ। तो उन्हें घंटों के हिसाब से 1525 रुपए मिले होंगे, 1536 रुपीज 5336। और जो बोनस इस बार उन्हें मिलेगा, हमें पहले क्या बोला था? 100% से ऊपर जितना जाएगा वो उसे बोनस मिल जाएगा, यही बोला था। इस बार कह रहे हैं जितना भी 100% से ऊपर जाएगा उसका आधा मिलेगा। तो कितना आधा मिलेगा? 24.58 था, उसका आधा कर दिया हमने, कितना आया? 12.59। तो इसका मतलब सुनो, पहले ऊपर वाली अमाउंट का ही डायरेक्ट किया था हमने, अब भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। देखो ऊपर जो बेसिक वेजेस तुम्हें जो भी मिली है उसका 12.29% हमने किया है, देखो जरा, बस खत्म। क्या इस तरीके से अब आप रिलेट कर पा रहे हो? यहाँ पे परसेंटेज पूरा दे दिया था, 112% है तो 12% ले लो, 25% है तो 25। उस बार उसने परसेंटेज को हाफ कर दिया, लैंग्वेज में चेंज था और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ एक बार और समझाऊं क्या? पुराने वाले क्वेश्चन से रिलेट करके समझ में आया नहीं आया? ऐसे ही किया था हमने पिछले वाला क्वेश्चन भी, बस, और कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, कंप्यूट द रेट एंड अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक, मैंने कहा भाई निकाल दिया है। ये रहा बोनस रेट पर आवर जो हमने निकाल दिया है। तो बोनस एक घंटे का कितने का मिलेगा? मैंने कहा 3.2। और इसका तो अगर आप पर आवर में निकालना चाहते हैं तो ये है, और टोटल में निकालना चाहते हैं तो ये है। क्या मेरी बातें समझ में आई या नहीं? ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से, कह रहे कंप्यूट करिए 2 वर्कर्स की वेजेस। तो मुझे बोनस पता चल गया कैसे देना है, बेसिक वेजेस पता चल गई कैसे देने हैं। अब चेक करते हैं। कह रहे एक वर्कर है जॉन्स, जिसने काम किया है 41.5 आवर्स, और दूसरा और उसे कितने के रेट के हिसाब से पैसे मिलते हैं? 2 रुपए के हिसाब से। लेकिन क्या मैं उसका बोनस का रेट चेंज करूं या बोनस का रेट में निकाल चुका हूं? क्योंकि बोनस का रेट एज अ ग्रुप निकाला जाता है, इंडिविजुअली नहीं निकाला। तो बोनस का रेट 0.3 क्या था? 0.393 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब अगर उसने 41.5 आवर्स काम किया है तो क्या मुझे 41.5 इंटू 2 बता सकते हैं कितना आएगा? 83 रुपीज की उसके बेसिक वेजेस हैं। अब मैं बोनस की बात करता हूं, 41.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.393,
और पहला क्या आया था 83, प्लस कर दो उसमें 83। क्या जॉन्स की आपको वेजेस समझ में आई? क्या पता चला, समझ में आया? 41.5 आवर्स तुमने काम किया और जो बोनस का रेट है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ऐसे ही जैसे वर्कर जॉन्स है, ऐसे ही कोई और भी है स्मिथ ने क्या किया है बताओ जरा? स्मिथ सेमीफाइनल से बाहर हो गया और अपनी रिटायरमेंट ले ली उसने। क्यों इंडिया को घर में हराओगे तो यही होगा ना। तो 44.5 आवर्स का मल्टीप्लाइड बाय, उसे बेसिक वेजेस कितने से मिलती है? 2.5 रुपए से। तो 44.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 89। अच्छा 2.5 सॉरी, कितना? 100। ये उसका बेसिक वेजेस हो गया। और 44.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.393 ये रहा बोनस। 17.48 बस ये रहा 111.25 और 17.49 और ये टोटल कर दिया। बताओ जरा कैसी कोई भी परेशानी है या नहीं? जल्दी से बताइए। नहीं? क्या मेरी बातें आप यहां तक समझ में आई? पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक ठीक। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा अजीब था, लेकिन मैं ऐसी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो क्वेश्चन पता मैं बताऊँ कैसे आएंगे। हॉल से के क्वेश्चन किए थे, रोवन के क्वेश्चन किए थे, लेबर टर्नओवर के क्वेश्चन किए थे, लेबर टर्नओवर, और जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा बोनस निकालना किया था, बस उनमें से आ जाएगा। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की क्लास है। मेरी बात, जो हम क्लेम करते हैं कि जैसा हम क्वेश्चन कराते हैं वैसा ही आएगा, तो बस उसी के लिए चल रही है जद्दोजहद, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी फाइनल था, वरना तो हाँ जी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 38 क्वेश्चन नंबर था ये। और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, ये लो। जैसा क्वेश्चन अब आपने एक बार मेरे से पूछा था, याद करो, जो एग्जाम वाला क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में भी लिखा हुआ है, मैंने सीए वाला भी स्टडी मटेरियल खोला हुआ है, आज उससे भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको। प्रैक्टिस हो जाएगी 3-4 क्वेश्चन की और बस बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए तैयार है? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो मैं एक बार। ठीक है, पढ़िए। कह रहे 2 वर्कमैन है, वर्कमैन का नाम पढ़ो जरा। विष्णु और शिवा प्रोड्यूस करते हैं सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। इसका मतलब दोनों की जो मटेरियल कॉस्ट है वो सेम है। आगे, देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो द सेम। क्या है ये नहीं पता, मटेरियल भी सेम, वेज रेट भी सेम। तो अगर आप y मानोगे तो वो उसका भी y रहेगा, x मानोगे तो वो उसका भी x रहेगा। अच्छा, कह रहे विष्णु को जो पे किया जाता है बोनस, वो किसके हिसाब से किया जाता है? रोवन के हिसाब से। आपको याद तो है रोवन और हॉल से क्या था? 50% वाला कौन सा था? वाइल शिवा इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू हॉल से सिस्टम। अब सोचो, एक बच्चे को मैंने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करा के भेजा और वहां पर जाकर बस रोवन का 50% कराया और हॉल से का टाइम लगा के आ गया, तो बस दिक्कत हो जाएगी। कह रहे टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 100 आवर्स, और विष्णु ने कितना समय लिया है? 60 आवर्स, और शिवा ने कितना समय लिया? 80 आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो टाइम है वो क्या है? ₹10 पर मैन आवर, और फैक्ट्री कॉस्ट भी गिवन है। तो ना मुझे 2 चीजें मिसिंग है यहां से, बताओ जरा क्या? टोटल कॉस्ट ये रही, फैक्ट्री कॉस्ट। एक तो मटेरियल की कॉस्ट मिसिंग है और वेज का रेट मिसिंग है। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब मैं आपके सामने क्वेश्चन करने जा रहा हूं, कि आप मेरे साथ तैयार हैं? 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है और मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में आपको। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में था। ठीक है, देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, जल्दी से बताओ। 43। तो हम कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 43 कर रहे हैं अभी CMA वाली। और ऐसे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन CA वालों में मिलेंगे, आपको ऐसा लगा है कॉपी पेस्ट किया हुआ है सबने एक दूसरे से। ठीक है, चलो नाम बताओ, नाम क्या है वर्कर्स के? विष्णु है और शिवा। तो मैंने कहा विष्णु और शिवा, ये लो तुम वेजेस, विष्णु और शिवा। विष्णु भाई साहब से कहा हमने कि तुमने कुछ मटेरियल लगाया होगा जिसका नाम होगा डायरेक्ट मटेरियल। कह रहा हाँ। मैंने कहा क्या लगाया? कह रहे मुझे क्या पता। फिर मैंने कहा तुमने कुछ वेजेस लगाए होंगे। कह रहा हाँ वेजेस लगाए हैं। मैंने कहा वेजेस में क्या क्या लगाया होगा तुमने? कह रहा वेजेस में मैंने एक तो बेसिक लगाया होगा और वेजेस में मैंने क्या लगाया होगा? बोनस। मैंने कहा तुम्हारे लिए मैं वर्किंग नोट बना लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या, तुमने क्या लगाया होगा? उसने कहा फिर हमने लगाए होंगे क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स। और तो क्या आया होगा ये बताओ? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आया होगा? फैक्ट्री कॉस्ट। ये रहा और ये रहा। क्या मेरी बातें समझ में आती है? ठीक है, अब आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स पे। मैंने कहा भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे लगते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? कह रहे हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट है 10 रुपए का, और कितने कितने घंटे काम किया है उन्होंने? विष्णु ने किया 60 और शिवा ने किया 80। तो मैंने कहा 60 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 600। डायरेक्ट लिख दूं क्या? डायरेक्ट लिख दूं, और नीचे लिख देता हूं, चलो आगे जाके दिक्कत ना है। 60 घंटे इंटू क्या रेट था? 10, और उसका क्या था? 800, क्योंकि उसने कितना समय लिया? 80 घंटे, और रेट तो इनका क्या है? 10।
यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। फिर उसने कहा जब भी वेजेस निकल जाएंगी अगर आप इसमें ऐड कर दें तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। मैंने कहा क्या फैक्ट्री कॉस्ट 7280 और 7600, तो मैं यहां पर लिखूंगा 7280 और 7600। मैंने कहा एक इक्वेशन बनेगी जिसमें एक वेरिएबल यहां पर अब y लेना पड़ेगा मुझे, जिसमें उसकी वेज रेट लेनी पड़ेगी y। और क्या दोनों की वेज रेट सेम है? हाँ। दोनों का मटेरियल सेम है? हाँ। क्या हमने ये बात क्वेश्चन में पढ़ रखी है? अब सुनो जरा ध्यान से, मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं क्या लिखूंगा? मैंने कहा भाई विष्णु तुम्हें यहाँ लिखूंगा और शिवा तुम्हें यहाँ लिखूंगा, और पहले तुम दोनों को बेसिक वेजेस दूंगा। क्या दूंगा? बेसिक वेजेस, जिसमें मैं लेट करूंगा क्या? वेज रेट इज वाई। क्या मेरी बात समझ? अगर मैं वेज रेट को वाई लेट करूंगा तो विष्णु ने काम खत्म किया कितने घंटे में? 60 घंटे में। 60 घंटे में, और कितने पैसे लिए? वाई। और शिवा ने कितने पैसे लिए? 80 घंटे काम के कितने पैसे लिए? वाई। क्या मेरी बात समझ? वाई इज रेट पर आवर। क्या मेरी बात समझ में आती है? आगे चला, मैंने कहा विष्णु तुम्हें बोनस कैसे दिया जाता है? बताओ जरा विष्णु को कैसे दिया जाता था? विष्णु को बोनस रोवन के हिसाब से दिया जाता था। एक बार आपको करा दूं चेक, विष्णु इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू कौन सा सिस्टम? रोवन। रोवन का मतलब क्या था बताओगे? एक्चुअल आवर्स। क्या था? एक्चुअल आवर्स। कितना है एक्चुअल आवर्स? 80। स्टैंडर्ड आवर्स कितना था? 100। क्या वही मतलब है 60% की एफिशिएंसी। फिर टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, टाइम सेव्ड कितना है? 40 आवर्स इनटू वेज रेट कितना है? वाई। मेरी बात यहां तक समझ में आई तो बताओ। मेरी बात यहां तक समझ में आई सिम्मी? ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने कहा फिर शिवा को कैसे दिया जाता था? शिव को हॉलसे के हिसाब से। अब बोनस की बात कर रहा हूं तो टाइम्स 50% कर दो। क्या कर दो? 50% ऑफ टाइम सेव्ड। कितना हुआ टाइम सेव्ड? 20 घंटे। और वेज रेट कितना है? वाई। तो क्या यहां से मैं इनकी टोटल वेजेस बता सकता हूं? हाँ। बताइए जरा टोटल वेजेस इंक्लूडिंग बोनस कितनी आई? 60y प्लस 24y, यही होगा ना? कितना आ जाएगा? 24y। और यहां बताओ यहां क्या आएगा? 10y और 80 कितना हो जाएगा? 90y। क्या सीधा सीधा लिख दूं 90y? तो ऊपर आ जाता हूं अब मैं, वेजेस में क्या लिख दूं? 60y प्लस 24y कितना हो जाएगा? 84y। तो वेजेस जो है वो 84y है और इधर की जो वेजेस है वो 90y है। अब इससे एक सुंदर सी इक्वेशन फॉर्म हुई। क्या आपको इक्वेशन दिखाई दी? बताओ इक्वेशन पूरी बताओ जरा। अब क्या लिखूं मैं? सबसे पहले मैं लिखूंगा दोनों का मटेरियल। क्या लिखूंगा? x प्लस वेजेस कितनी? 84y प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे? 600। इन सबको मिला के जो आएगा वो क्या आएगा? 7280। मेरी बात यहां तक सभी को समझ आ रही है? ठीक है, आगे चला मैं। उसके बाद शिवा ने भी x प्लस 90y। एक मिनट, मैं चाहता हूं जब मैं माइनस करूं तो दिक्कत ना आए। पहले मैंने शिवा का ऊपर लिख लिया क्योंकि माइनस करूंगा ना आगे जाके इक्वेशन को। तो x प्लस कौन सा y? 90y प्लस 800 इज इक्वल टू 76। क्या इसमें x से x कट जाएगा अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूंगा? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 कर रहा हूँ। तो यानी कि x से x कट गया। 90y में से कितना बचा? ये 6y प्लस 200 इज इक्वल टू 320। तो कैसे y की वैल्यू आ जाएगी बताइए? देयरफॉर y इज इक्वल टू 20 है। हमने y माना क्या था? वेज रेट। क्या माना था? वेज रेट। सारे बच्चे ध्यान से दें, वेज रेट हो गया आपका कितना? ₹20 पर आवर। ये वेज रेट निकल गया। लेकिन क्या अब मुझे मटेरियल भी निकालना है? हाँ। तो किसी भी एक इक्वेशन में किसकी वैल्यू पुट कर दूं? अब गेट बंद कर दो। किसकी वैल्यू पुट कर दो? y की वैल्यू। बताओ जरा कैसे पुट करूं? मैंने कहा x तुम्हारी वैल्यू अभी आई नहीं है, इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बताओ 90 इंटू कितना कर दूं? 20। 1800 और 800 कितना हो गया? 2600। तो 7600 में से 2600 माइनस कर दो। कितनी आई? 5000। सभी के 5000 आई। ठीक है, अब सुना ध्यान से। ये 5000 तब सही होगी जब इसमें ही पुट करके 5000 आ रही होगी क्योंकि मटेरियल इज सेम। मैंने कहा चेक करते हैं। 84 इंटू 20 करो प्लस 600 करो 2280 और माइनस कर दो 7280। 5000 क्या आया? तो इसका मतलब मेरे पास जो y की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5000। अब मैंने आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन है और मुझे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लगते हैं रादर देन कि तुम जबरदस्ती अपनी इंग्लिश का वही मतलब निकलवाना चाहते हो जो आप सोच रहे हैं।
क्या मेरी बात समझ में आती है? अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सीएमए के स्टडी मटेरियल का क्या क्या आया है उनका। तो आर जो है वो कितना आया है 20 और मटेरियल आया है 5000। बाकी स्टेटमेंट आप दोबारा बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया क्वेश्चन? पक्की बात है, ऐसा क्वेश्चन था वो। उसमें बस एक चीज़ पूछी थी और इसमें 2 वेरिएबल पूछे थे, लेकिन क्या उससे कोई दिक्कत हुई? नहीं, उससे भी एडवांस वर्जन है, स्टडी मटेरियल्स में गिवन है। और एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं जो वो समझाने की कोशिश नहीं करते, या फिर उनके जो सदियों पुराने क्वेश्चन है जैसे के लिए हम प्रैक्टिस मैनुअल करते हैं, क्वेश्चन बैंक करते हैं, तो दिक्कतें नहीं। कैसे? हाँ, कहाँ है अलग? बताता हूँ, अब देखना ज़रा ध्यान से। डियर चारों, देखिए चटका दूंगा ऐसे, सुनो। रोवन पे आता हूँ पहले, ठीक है। ये क्या है? टी, वो भी टी है सर, सारी टी दे रखी है। मुझे लगता है ये एक्चुअल टाइम है, मुझे लगता है ये एक्चुअल टाइम है और ये रेट है। एक्चुअल टाइम है और रेट है। एक्चुअल टाइम और रेट से क्या आती है? बेसिक वेजेस। एक्चुअल टाइम और रेट से क्या आती है? बेसिक वेजेस। ये भी एक्चुअल टाइम है, इसे मैंने यहां लिख दिया, मल्टीप्लाई में ही तो है, इधर खिसका दिया इसको। तो ये क्या आया? एक्चुअल टाइम। ये क्या आया? टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। बस चारों दिक्कत कहाँ आई मैं वो समझा रहा हूं आपको। दिक्कत आई बस यहां पर कि उन्होंने ये जो 40 आवर्स है इसको इधर लिखा हुआ है और ये जो 60 आवर्स है इसे अंदर लिखा हुआ है। मैंने अपने बच्चों को समझाने के लिए कि इसको डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए ऐसे फ्रेम किया है इसको, उसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं किया। अगर x इंटू वाई इंटू जेड लिखा हुआ है तो मैं उसको y इंटू एक्स इंटू जेड भी लिख सकता हूं, ऐसा बिल्कुल रूल है, सिंपल रूल मैथमेटिक्स है। लेकिन रोवन का फॉर्मूला बच्चों को बहुत घटिया लगता है, लेकिन मैंने कहा घटिया नहीं है, वो लॉजिकल है, बस दिखा ऐसे रखा है कि अजीब लगता है। इसका मतलब वो यहां क्या लिखते हैं? टाइम सेव्ड। यहां क्या लिखते हैं? टाइम सेव्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम। तो यहां से एक रेशियो निकलेगा और पैसे देंगे एक्चुअल टाइम के, ऐसा थोड़ी होता है। क्या मेरी बात समझ में? बिल्कुल भी फॉर्मूला अलग नहीं है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। कर सकता हूं, आगे चल सकता हूं। हाँ जी, आगे चल सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ओके। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 46 में, जो आपके एमसीक्यू में एक नंबर के लिए भी अगर क्वेश्चन आए तो उस पर भी धिक्कार है। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप कह रहे हो एक नंबर के लिए भी धिक्कार है। कह रहे मेजरमेंट करनी है आपको, कौन सी कॉस्ट? एम्प्लॉय कॉस्ट। मैंने कहा चलो मटेरियल की कॉस्ट को एम्प्लॉय कॉस्ट में काउंट करूं, मटेरियल कॉस्ट को एम्प्लॉय कॉस्ट में, नहीं क्रॉस कर दे। सैलरी को एम्प्लॉय कॉस्ट में काउंट करो, हाँ तो लिखो ना 15 लाख। मेरे को क्या देख रहे हो? 15 लाख लिखो, 15 लाख। उसके बाद एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट, क्या एम्प्लॉय कॉस्ट में जाएगी? जल्दी से बताओ। ना, ये तो आपके ऑफिस का खर्चा है, वो मैं खर्चा एम्प्लॉय को थोड़ी दूंगा, एम्प्लॉय की जेब में थोड़ी जाएगा। क्या एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट एम्प्लॉय की जेब में जाएगी? नहीं, तो मैंने कहा एम्प्लॉय की अर्निंग नहीं है। उसके बाद क्या परक्विजिट जाएंगे? हाँ, 15 लाख इंटू 4 लाख 50,000। फिर जो उसके ग्रेचुटी के फंड में मैं पैसा डालता हूं, क्या वो भी एम्प्लॉय के पास जाता है? हाँ। फिर मैंने उसको एक लीज रेंट पे घर दिया हुआ है, मैंने लीज पे लिया और रेंट मैं देता हूं, इसका मतलब क्या? क्या वो एम्प्लॉय का ही इनडायरेक्ट फायदा है? हाँ, ऐड करो। मैं उसे फेस्टिव बोनस देता हूं, क्या उसकी जेब में उसी का फायदा है? हाँ। देखो, जो मैं एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करा हूं उसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट कैसा भी फायदा नहीं, ट्रेनिंग करा रहा हूं मैं उसकी, उसका फायदा नहीं है। लेकिन उसके घर का रेंट पे करूं उसका फायदा है, परक्विजिट्स दूं उसका फायदा है, ठीक है। कह रहे अनअमोर्टाइज्ड है एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू डिस्काउंटिंग ऑपरेशन। मैंने कहा क्या बात कर, उसकी जेब में थोड़ी ना जाएगा। उसके बाद कह रहे सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से। मैंने कहा एम्प्लॉय के लिए मिली है क्या? कह रहा हाँ गवर्नमेंट से मिली है, एम्प्लॉय की सैलरी के लिए, तो माइनस कर दो इसको। गवर्नमेंट ने कहा अपनी सैलरी का खर्चा कम कर लो, मैंने कहा कम कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का रिकवरेबल अमाउंट ऑफ परक्विजिट्स फ्रॉम एक्सटेंडेड, इसका मतलब एम्प्लॉय को जो भी मैं फायदा देता हूं उसके कुछ पैसे भी ले लेता हूं उससे। कितना आया? 23,90,000 आपसे पूछा गया है और ये इन्होंने स्टेटमेंट बना दी है। अगर एक नंबर के लिए भी आ जाए तब भी धिक्कार है इस पर, ऐसे एमसीक्यू दे सकते हैं, आना चाहिए। ये इलस्ट्रेशन नंबर है आपकी कौन सी? 46। तो ऑल द रेलेवेंट इलस्ट्रेशंस फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल वो हमने कर ली हैं। और ध्यान से सुनना मेरी बातें, जब मैं आपको फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग पढ़ा रहा होता हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जब मैं आपको फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग पढ़ा रहा होता हूं तो मैं जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम से, चाहे प्रैक्टिस मैनुअल से, चाहे अपनी बुक से, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन से, हर जगह से कराता हूं। फिर रिवीजन जब आप करोगे तब आप उन सारे क्वेश्चंस को करोगे। तो जब मैं दूसरी बार कॉस्टिंग लेके बैठूंगा तो मैं बैठूंगा वन शॉट रिवीजन, वन शॉट वीडियो, जिसमें हम सारा स्टडी मटेरियल वन लाइन से सॉल्व कर रहे होंगे, सीएमए वालों का भी और सीए वालों का भी। क्या मेरी बात समझ में? तो इसलिए मैं जानबूझ के उनके जो स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूं
कि कल को जब हम क्वेश्चन करें तो वन शॉट में आपके पास अवेलेबल हो। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मुझे इन सब पे दोबारा मेहनत करनी है, क्योंकि हर एक लेक्चर में छुपे हुए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 25, इलस्ट्रेशन नंबर 38, लेकिन जब मैं आपको एक रिवीजन करा दूंगा, जब आप रिवीजन कर लेंगे उसके बाद जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो। क्या मेरी बातें समझ? अब मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं ये आपको तो समझ में आ गए, लेकिन मेरी तो जिम्मेदारी है दोबारा कराने की। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं? ठीक है। अब एक बार सीए वालों के कुछ क्वेश्चन मैं एक बार आपको पढ़ा दूं, अगर आप बोलेंगे कि सर हम कर लेंगे तो मैं आपकी बात मान के और नहीं कराऊंगा। ठीक है। कह रहे हैं क्वेश्चन में कि वेज रेट है 60 रुपए की, टाइम अलाउड स्टैंडर्ड टाइम है 8 और टाइम टेकन है 6, टाइम सेव्ड कितना है 2, वो भी दिया है। और किसके हिसाब से? हॉल से। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। छोड़ दूं या कराऊं? कर लेंगे, पक्की बात है। ठीक है, कोई दिक्कत है श्याम इसमें? नहीं, सिमी कर लेंगे। ठीक। हाँ, अरे भाई डरा मामा। फिर रोवन के हिसाब से कह रहे सेम क्वेश्चन को रोवन के हिसाब से सॉल्व कर दो। मैंने कहा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक, मैंने कहा कर लेंगे, हो गया। 6 घंटे के 60 रुपए के हिसाब से 360 रुपए लगे। अरे कैलकुलेटर मारूंगा पकड़ के नालायक को है। 6 घंटे क्वेश्चन उतार रहे उसमें 6 घंटे के 60 रुपए के हिसाब से पैसे मिले 360। हॉल से वाले भाई साहब हैं, कह रहे 2 घंटे के पैसे मिलेंगे 60 रुपए के हिसाब से 120। वो कहते हैं आधे दो कितना 60 रुपए, तो 360 प्लस 60 कितने 420। तुम्हारा वाला अमाउंट आ गया। लो अब आते हैं इधर रोवन। मैंने कहा रोवन तुम 360 तो दोगे ना? कह रहे हाँ भाई बेसिक वेजेस तो वही है। मैंने कहा ये बात बताओ परसेंटेज क्या है इनका? अब तुम बोलोगे सर कैलकुलेटर से निकालेंगे। मैंने कहा नहीं भाई 75% होता है। 6/8 करेंगे तो कितने परसेंट होता है? 75। तो उसका मतलब जो पैसे मिल रहे हैं 2 120 का 75% करना है। बताओ जरा कितना? अरे मारूंगा पकड़ के भाई। हाँ 120 का 75% कितना होता है? 90 रुपए। अच्छा कर, तो 360 प्लस 90 कितना हुआ? 450। तो एक में 420 और एक में 450, बात खत्म। मैं जो पब्लिकली अपनी बेइज्जती करता हूं ना, मुझे मैथ नहीं आती भाई, बहुत आती है मुझे, लेकिन कैलकुलेशन। समझ रहे हो बात को? अब जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है वैसे ही क्वेश्चन है जिसमें आपको फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है। मैं इस क्वेश्चन को कराऊं या आप कर लेंगे? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं एक बी है, सेम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सेम मटेरियल का, बिल्कुल सेम हूबहू क्वेश्चन है। देखो जरा ए को बोनस पे किया जाता है, याद करो किसके नाम से? रोवन। तो इसका मतलब जो हमारे केस में कौन था उसका नाम क्या था? कृष्णा, विष्णु। बस बी को हॉल से के अंदर टाइम, देखो टाइम अलाउड है 50, टाइम टेकन है 30 और 40। फैक्ट्री के ओवरहेड 5 रुपए पर मैन आवर है और फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है। बताओ आप सच में कर लेंगे या मैं कराऊं? सच में कर लेंगे। टेस्ट दो तो मैं बताता हूं। चलो, कह रहे एक स्किल्ड वर्कर है जिसका जो कौन सी कंपनी में काम करता है? XYZ। क्या मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया है? नहीं कराया, बताना जरा आप। गारंटीड वेज रेट कितना है? 30 रुपए पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट को बनाने में लगते हैं कितने? 4 घंटे। ठीक है, और याद है इसमें 4 घंटे स्टैंडर्ड लिया था हमने। पहले हम उसे 2 वेरिएबल वाला समझ रहे थे 1 यूनिट को बनाने में। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा यहाँ पर रोवन के हिसाब से तुम्हें पैसे मिलते हैं, जिसमें इफेक्टिव आर्ली रेट कितना है? 37.5 द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। और आपको बताना है कि उसकी होलसेल के अंदर अर्निंग क्या रही होगी। सुनो दोबारा से बता दूं इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से बता दूं। देखो इस क्वेश्चन को, मेरा मन कर रहा है इस क्वेश्चन को दोबारा से बताने का। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको अभी जो पैसे मिल रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है सीए वालों के, अभी जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो रोवन स्कीम के अंदर मिल रहे हैं, और जिसमें जो इफेक्टिव अर्निंग है वो 37.5 है, जिसमें आपको जो वेज रेट है वो 30 रुपए है और स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 4। बस एक ही चीज़ नहीं पता है, एक्चुअल आवर्स। एक ही चीज़ नहीं पता है, एक्चुअल आवर्स। तो मैंने कहा 2 मिनट लगेंगे आपको। देखो रोवन के हिसाब से बेसिक वेजेस कैसे मिलने वाली है, क्या सारे बच्चे बताएंगे? बेसिक वेजेस, मेरे पास एक्चुअल आवर्स नहीं है तो मैंने एक्चुअल आवर्स क्या मान लिए? x, और वेज रेट कितना है? 30 रुपए। तो क्या मैं बेसिक वेजेस को 30x मान सकता हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है या मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? अरे बेसिक वेजेस प्लस यहां पर मैं क्या लिखूंगा? बोनस। किसके हिसाब से? रोवन। किसके हिसाब से? रोवन। यही वर्कर है, अगर वो रोवन में रहेगा तो क्या होगा? तो अब चारों मुझे फॉर्मूला बताएंगे, क्या है फॉर्मूला? एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? x। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 4। और यहां पर क्या लिखूंगा? 4 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय, अरे गधे, वेज रेट कितना है? 30। क्या मेरी बात समझ में? अब इस इक्वेशन को एक बार ठीक कर लेते हैं। पहले इसको कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7.5।
क्या मेरी बात समझ में आती है? और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बताओ 7.5 का मल्टीप्लाई कैसे करूं? मैंने कहा 7.5 का मल्टीप्लाई कैसे करूं, आप बताओ। पहले 4 से फिर x से, क्या उसके बाद इस x से करने की जरूरत है? नहीं। तो बताओ जरा फटाफट से क्या होगा। x ब्रैकेट के बाहर है, 30 माइनस 7.5x। भाई साहब अनपढ़ता का प्रतीक। अब ये टोटल मिला के कितना हुआ? 30x प्लस x, 30 माइनस 7.5x इज इक्वल टू, डिवाइड करूंगा इसे, किससे के डिवाइड करूंगा? डिवाइड किससे? एक्चुअल आर से। तो क्या आ जाएगा? इफेक्टिव आरली रेट, यही होता है। और एक्चुअल आर्स मैंने क्या माने थे? x, और आंसर क्या आ जाएगा? 37.5। अब जब डिवाइड करूंगा तो क्या होगा बताओ जरा? x से एक तो ये वाला x कट जाएगा और एक ये वाला x कट जाएगा, दोनों अलग अलग इक्वेशन से। पता है या नहीं पता? पता है। तो अब क्या होगा बताओ? इक्वेशन क्या बनेगी फिर मेरी? इक्वेशन बनेगी 30 प्लस 30 माइनस 7.5x इज इक्वल टू 37.5। अब बताओ जरा क्या होगा? मैंने कहा 60 इधर कर देंगे, 60 माइनस 37.5x नहीं होगा यहाँ पर, और x इज इक्वल टू कितना आएगा वैसे डिवाइड करके? अरे 22.5 डिवाइड बाई 7.5, तो 7.5 x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आवर्स। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब वो कह रहा है इसको अगर वे इस वाले रोवन की जगह होलसेल में पे करते तो क्या होता? तो मैंने कहा भाई 30 वेज रेट है और 3 घंटे में काम खत्म हुआ, तो कितने हो गए? 90 रुपये। कितने हो गए? 90 रुपये। ये समझ में आया? ये दोबारा बताऊं? ये आ गया। अब तो बस आपके पास टाइम सेव्ड है, वेज रेट है, एक्चुअल आवर्स है, सब कुछ। अब तो आपको होलसेल के हिसाब से नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या मेरी बात समझ? आंसर क्या आया? एक्चुअल आवर्स 3 रुपीज़। अब समझ में आया? अब समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, चलो 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 चलो, कोई अच्छा क्वेश्चन दिखाओ। ये मैं भी सोचता था, ये भी मैं ही सोचता था। एक क्वेश्चन है जिसमें सारे मुझे लेबर रेट्स गिवन है, वो याद है आपको? फ्लक्स मेथड और ये मेथड। और फिर एक में दिया था कि रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर 30 है। क्या सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं? ऑलरेडी कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 14 के नाम से। नहीं, हमने पहले या तो प्रैक्टिस मैनुअल में किया होगा, अपनी बुक से किया होगा, सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 15। सारे बच्चे ध्यान देंगे। सेम क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट से पहले आया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस डिजिट अलग थी। जिस अटेम्प्ट में रौनक ने अटेम्प्ट दिया था, और उसकी वीडियो भी मेरे पास आज तक है, वो मैंने समझाया था उसको अगले दिन सुबह जिस दिन पेपर था उस दिन वो डाउट पूछने आया था उसी क्वेश्चन के लिए। और ये वाला क्वेश्चन मैंने उसे समझाया था सीए वाली बुक से, और ये एग्जाम में आ गया। कौन से पेपर में आया अभी दिखाऊंगा, आप बताना हूबहू है या नहीं है। क्या क्वेश्चन समझाना शुरू करूँ? ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। समझने के लिए तैयार हैं आप? ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कह रहे मैनेजमेंट ऑफ बीआर लिमिटेड इज वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर इन द फैक्ट्री। बिफोर एनालाइजिंग द कॉज ऑफ टेकिंग रेमेडियल स्टेप इट वांट्स टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इन द लास्ट ईयर। वो ये कहते हैं कि पिछले साल जो भी हमारा समय एम्प्लॉय टर्नओवर, जाने उनके आने में, किसी को ट्रेन करने में, जो भी हमारा समय खराब हुआ है, उसकी वजह से कितना प्रॉफिट फॉरगॉन हुआ। तो पहले मैं ये कंप्यूट करूंगा कि जो भी आपका प्रॉफिट है डिवाइड बाय आवर्स, कि 1 घंटे का आप नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी समझिए 1 लाख का प्रॉफिट कमाता हूं मैं 10,000 घंटे में। 1 लाख का प्रॉफिट कमाता हूं कितने घंटे में? 10,000 घंटे काम करके। तो 1 घंटे का कितना कमाता हूं? 10 रुपये। अगर मैं बोलूँ अगले साल ऐसा लग रहा है कि 1 लाख में से मेरे 5,000 घंटे खराब हो जाएंगे, 1 लाख में से 5,000 घंटे खराब हो जाएंगे, और कितने रुपए का रेट निकल के आया मेरा? 5,000 नहीं, 10,000 में से 10,000 घंटे में से 1,000 घंटे खराब हो जाएंगे, या 2,000 घंटे खराब हो जाएंगे। और 1 घंटे के खराब होने के कितने पैसे लगते हैं? 10 रुपये। कमा लेता हूँ ना मैं, तो वो 2,000 घंटे में काम नहीं कर पाया, तो जो 2,000 इंटू 10 कितने हो गए? 20,000। वो 20,000 मेरा प्रॉफिट फॉरगॉन है। ऐसा प्रॉफिट जो मैं कमा सकता था, प्लस मैंने कहा 5,000 रुपये ट्रेनिंग में भी लग गए नए लोगों की, तो मेरा टोटल लॉस कितना हुआ? 20,000 एक जो मैं कमा सकता था, प्लस 5,000 मेरी जो जेब से लग गए। तो इस क्वेश्चन में मुझे ये ढूंढना है कि पिछले साल क्या प्रॉफिट हुआ था और 1 घंटे का प्रॉफिट कितना आता है। क्या मेरी बात समझ? और एक्स्ट्रा कॉस्ट, और एक्स्ट्रा कॉस्ट उन्होंने अलग से दिए। देखो इधर सुनो, इधर बताता हूँ। सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन। तो ये तो मेरा प्रॉफिट फॉरगॉन है ही। इसका टोटल करना जरा एक बार। हाँ, 1,13,800, यानी कि ये वाला तो मेरा ऐड होगा ही। अब बस मुझे ये देखना है कि मैंने पिछले साल के हिसाब से कितना प्रॉफिट लॉस कर दिया,
उन घंटों में जिन घंटों में मेरा इफेक्टिव आउटपुट नहीं आया, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये मेरा नुकसान हो जाएगा, प्रॉफिट फोरगोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट फोरगोन। क्या मेरे साथ क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं आप? अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी? 83,03,300 और पीवी रेशियो क्या था? 20%। कह रहे टोटल नंबर ऑफ, इसका मतलब मुझे लास्ट ईयर का ही दिखाना है। तो बताओ जरा, मैं कहा लास्ट ईयर के, अब मेरे पास प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन की इन्फॉर्मेशन है? हाँ। फिक्स कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं गिवन, तो क्या कई जगह प्रॉफिट फॉरगोन की जगह मैं कंट्रीब्यूशन फॉरगोन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी होनी है। तो कंट्रीब्यूशन बताइए मुझे कितना है? 83 लाख 3,000 और 300 मल्टीप्लाइड बाय कितना पीवी रेशियो है? 20%। 16,60,660। इतने का मेरा क्या है बताओगे जरा फटाफट से? इतना मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैंने कहा ये जो कंट्रीब्यूशन है कितने घंटों में कमा लेना चाहिए था, अब ये देखना है, ताकि मैं पर घंटे का अमाउंट निकाल लूँ, ताकि मैं क्या कर लूँ? पर घंटे का अमाउंट। तो मैंने कहा चलते हैं एक बार क्वेश्चन से पूछते हैं। कह रहे वहां पर टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉय फोर्स कितना है? 4.5 लाख। और एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूडेड, यानी कि इस 4.5 में 30,000 ऐसे आवर्स हैं जो एट्रीब्यूटेबल है ट्रेनिंग करने के न्यू एम्प्लॉयज की। मैंने कहा कोई बात नहीं। आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स आर कैसे? इसका मतलब ये है नॉर्मल लॉस है। इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल लॉस। ऐसा समझना कि आपके पास टोटल यूनिट्स कितने की हैं? 4.5 लाख के, और 30,000 में से आधी यूनिट्स ऐसी हैं जो नॉर्मली खराब हो जाती हैं ट्रेनिंग में। तो जब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूं तो क्या करता हूं बता सकते हो आप? कंट्रीब्यूशन पर नॉर्मल आर, कंट्रीब्यूशन पर नॉर्मल आर। जैसे नॉर्मल आउटपुट निकालते थे हम किस में? प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो मेरा 16,60,660 में से डिवाइड कर दूंगा 4,45,000 घंटे, और इसमें से माइनस कर दूंगा नॉर्मल लॉस के कितने घंटे? 15,000। बता सकता कोई बच्चा 15,000 कैसे आया? 30,000 का हाफ जो है अनप्रोडक्टिव है। बता सकते हो कि एक घंटे की मेरी आउटपुट कितनी है? ये तो 4 30 से डायरेक्ट डिवाइड कर देना ना। कितना? पूरा बताना। रुपीन 3.862 वहां खत्म हो गया। 3.862 पर आवर का कंट्रीब्यूशन है। अब मैं उससे ये बोलूंगा भाई टोटल घंटे ये बताओ जो आने में, जाने में, निकालने में, वो कितने हैं? जितने घंटे होंगे उससे मल्टीप्लाई करूंगा 3.862 को। भाई ये नहीं कमा पाए होंगे हम, जितने भी झंझटबाजी होगी। मैंने कहा बताओ जरा फटाफट से। कह रहे एज अ रिजल्ट ऑफ द डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट? HR डिपार्टमेंट। कह रहे फिलिंग द वैकेंसीज, कितने घंटे खराब हो गए हैं? 1 लाख। और प्लस टोटल जो 30,000 अभी ट्रेनिंग में गए, जो 30,000 अभी ट्रेनिंग, खराब तो वो भी हुए ना, लेकिन जो अनप्रोडक्टिव थे वो मैं नॉर्मली पहले माइनस कर चुका हूं, लेकिन खराब तो फिर भी हुए ना 30,000। तो मेरे टोटल कितने आवर्स लॉस्ट हुए? टोटल आवर्स लॉस्ट, अरे नालायक, लॉस्ट वो तो काम हुआ था। तो तुमने कहा 1 लाख तो लॉस्ट हुए, प्लस 30,000 ट्रेनिंग में लग जाते हैं। अब ये मत कहना कि 30,000 क्यों लगा रहे भाई, 30,000 ट्रेनिंग में लगते हैं। तो टोटल मेरे पास कितने लेबर्स आवर्स लॉस्ट हुए? 1,30,000 आवर्स। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना हुआ, ये बताओ जरा। टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, तो 1,30,000 घंटे का कितने घंटे लॉस हुआ? 3.862, 5,02,060, 60। और मैंने आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले बोला था कि कितना मैं प्रॉफिट कमा सकता था उसे ढूंढना है। बस क्या हमने ढूंढ लिया है अब? यस। अब बता दो जरा मेरे टोटल प्रॉफिट फोरगोन कितना? 6,15,860। ये आ रहा है सभी का, चेक कर लो एक बार। 6,15,860 इनका कैसे आ गया? 1,15। अच्छा 15 की ट्रीटमेंट कर दी इसलिए। चलो भाई जैसा वो कर रहे हैं हम कर लेते हैं। अनप्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स को हटा दिया हमने। कितने बचे थे हमारे पास? 15। इसको चेंज कर लीजिए। कितना बचे हमारे पास? 15,000 घंटे। और यहाँ पर हमने लिखा 1,15,000 आवर्स। बताओ फटाफट से कितना आएगा? 1,15,000 आवर्स। ये कितना आएगा? 4,44,130। और इसको मुझे फटाफट से मल्टीप्लाई करके बता देंगे। अच्छा 4,44,000, ये भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। 1,15,000 बताओ जरा फटाफट से कितना आ रहा है? यही आ रहा है सभी का। ये 4,44,900,
4,44,130 और यहाँ पर टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,44,130 और यहाँ पर क्या लिखूँ 5,57,000। अब मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था? क्वेश्चन ने कहा था भाई ये जो आने जाने लेबर में ना इतना खर्चा हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। दूसरा उसने कहा लास्ट ईयर हमारा ना बहुत घंटे खराब हुए थे, उस चक्कर में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हो गया। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ, पहले ये देख लो कितना आप प्रॉफिट कमा सकते थे और कितने घंटे काम हुआ था नॉर्मली, जैसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग में करते हैं। तो उसने कहा हाँ मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा हमारे पास सेल्स है। मैंने कहा सेल्स से हम कॉन्ट्रीब्यूशन पे पहुँच जाएंगे और अगर फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन तो इसी को मान लेते हैं प्रॉफिट। ऐसा कई जगह हमने किया। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा उसने कहा भाई मेरे यहाँ टोटल मिला के कितने घंटे काम होता है 4,45,000, जिसमें से जो 30,000 घंटे हैं वो किसमें ट्रेनिंग में चले जाते हैं, जिसमें से 15,000 हाफ जो है वो फ्रूटफुल नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो तुम्हें पहले से ही पता होगा तो इसे माइनस कर दो। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, एक घंटे में क्या हो सकता था। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा कि 1 लाख तो तुम्हारे गए किसमें, इस बार जो टोटल घंटे हैं 1 लाख जो है ये प्रोडक्टिव आवर्स में से खराब हो गए और 15,000 हमने ऊपर छोड़े थे। तो टोटल मिला के कितना हो गया 1,15,000। तो 1,15,000 घंटे और काम हो सकता था जिसमें इतने रुपए का नुकसान हो सकता था और हो गया, मतलब कमाई हो सकती थी जो कि अब नहीं कमा पाए। 4,44,130 की कमाई हो सकती थी जो नहीं हो पाई। और ये वाला खर्चा ऐसा है जो नई एम्प्लॉयज को लाने के लिए हुआ। तो ये प्लस ये टोटल मिला कितना हो गया 5,70,000। और ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। मैं बोलूंगा टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन अजीब क्वेश्चन है जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग का भी थोड़ा सा एलिमेंट शामिल है और एक बार एग्जाम में है। क्या आपके एग्जाम में अब सीधा सीधा आएगा तो क्या ऐसे कर दोगे? और मेरा मन है कि मैं आपको करा ही दूं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था। देखो CMA का क्या करना है मुझे, क्वेश्चन पेपर उस गधे ने कब पेपर दिए थे, 23 में दिसंबर, एक बार 23 का एग्जाम देख लेते हैं, क्या पता उसी में आया हो। दिसंबर 23 में, ये देखिए क्वेश्चन, सही कहा आपने, ये रहा क्वेश्चन। अब देखो जरा क्वेश्चन जब एक बार बच्चा वहीं बैठ के पढ़ेगा तो देखो टीचर को कितनी दुआएं देगा। मैं बताता हूँ कैसे। लास्ट ईयर की सेल्स 66, हमारे 83 लाख समथिंग थे। उसके बाद उसका पीवी रेशियो आर्स कितने हैं, हमारे पास कितने थे 445, हमारे पास कितने थे 445। उसमें से एज अ रिजल्ट ऑफ द पर्सनल डे इसमें से जो 75,000 है पोटेंशियली क्या हो गए आर्स लॉस। ये कौन से वाले थे जो हमारे पास 1 लाख थे। उसमें से कहा एक्चुअल डायरेक्ट आर्स जो इंक्लूडेड 30 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स आउट ऑफ विच हाफ ऑफ आवर्स वर्स अनपेड। तो हम क्या करेंगे 3,45,000 माइनस 15 और ऊपर क्या लिखेंगे 66 लाख इंटू 20%। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, जो भी आएगा प्रॉफिट फॉरगॉन बताना जरा कितना आएगा। 66 लाख इंटू 20%, 13,20,000 है। अब 13,20,000 को साइड कर दो और फिर अब आप डिवाइड करो। 345 में से 15 हटा देंगे तो क्या बच जाएगा 330। तो जो भी आपका अमाउंट आया उसे डिवाइड कर दीजिए 3,30,000 से। जो भी आपका अमाउंट अभी आया था उसे डिवाइड कर दीजिए 3,30,000 से। सिमी आया? कैसे आया श्याम बता दूं? हाँ जी आया 4 रुपए। नहीं आया तो बताओ, दोबारा बताओ। 4 रुपए आया, 4 रुपए का नुकसान हुआ। अब सुनो ध्यान से, 75,000 ये रहे और 15,000 यहाँ मैंने छोड़ दिए थे। टोटल कितने बचे 90,000। 75 और 15 कितने हो गए 90। 90,000 इंटू 4 करो 3,60,000 का नुकसान ऐसा है जो मेरा कंट्रीब्यूशन में कमा सकता था लेकिन उन घंटों में काम नहीं हुआ। प्लस अब सबको प्लस कर दो इनसे, सभी को प्लस करके 4,39,500। एक बार इसका सजेस्टेड आंसर भी निकाल लेंगे साथ में, ठीक है। 4,39,500। मैंने CMA का कंपाइलर भेजा है आपको, उसी में होगा शायद। ये चेक कर लेता हूँ एक बार मैं, CMA का कंपाइलर सभी क्या कैलकुलेटर पे है अमाउंट 4,39,500। अब मुझे बताएंगे कि ये कौन सा दिसंबर 23 का पेपर था ना। तो एक बार मैं ये देख लूँ कि दिसंबर 23 का कौन सा पेपर मेरे पास है। ये है दिसंबर 23 का पेपर, है ना। हाँ पेपर ही तो सेम ही होगा। और ये कौन से क्वेश्चन नंबर का पार्ट है, सेकंड का B। इसका आंसर भी आ चुका है क्योंकि ये रहा सेकंड का B है। देखो जरा प्रॉफिट फॉरगॉन कितना है, अलग है। कैसे टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन एज अ रिजल्ट। दोबारा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। दोबारा आओ जाओ। कुछ अमाउंट तो गलत नहीं निकाला हमने। चेक करो, चेक।
66 लाख इंटू 20% बताना जरा कितना आया था? 13,20,000। 13,20,000। अब 13,20,000 को आपने डिवाइड किया था किससे? 3,30,000 से। कितना आया था? 4 आया। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया? मल्टीप्लाइड बाय 75,000 या मल्टीप्लाइड बाय 90। आप एक बार 75,000 से करो। कहाँ पे? हाँ, उस क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस 75,000 में से ये 30,000 है, जिसमें से 15,000 खराब गए। उस क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग लिखा था, कह रहे 1 लाख अलग है और 30,000 अलग है, बस और कोई दिक्कत वाली। तो अब हमें क्या करना था? बस 4 रुपये मल्टीप्लाइड बाय क्या करना था? 75,000। तो 75,000 इंटू 4 और उसके बाद इसे ऐड कर देंगे, 379। मेरी बात समझ में आती? कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आकर हमारा लेबर कॉस्टिंग हो जाता है समाप्त। कल एक सुंदर सा प्यारा सा टेस्ट लिखेंगे, सारे बच्चे एक बार कैटेगरी बनाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये आपने सीए वालों ने भी देख लिया होगा अपने क्वेश्चन पेपर्स में कहीं ना कहीं, और स्पेशली कंपलसरी क्वेश्चन में जब आ जाते हैं तो बड़ी दिक्कत कर देता है। ठीक है, चलिए लिखिए जरा फटाफट से कौन कौन सी वेराइटी आप कर रहे होंगे। वेराइटी मतलब जब इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठें तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो जिस सीक्वेंस में, इधर सुन लो, जिस सीक्वेंस में पढ़ाया था और जिस सीक्वेंस में आपकी कॉपी बनी हुई है, स्टाइल मारने के लिए ये नहीं कि हॉल से देखने बैठे तो हॉल से क्वेश्चन करने बैठ गए, ना। जिस सीक्वेंस में, फर्स्ट सीक्वेंस क्या है आपका? सबसे पहले क्या देखोगे आप? जैसे आपने क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाया वैसे, उसके बाद एज पर क्वेश्चन मैंने कितने चीज़ें बताई वो, उसके बाद फिर निकालेंगे हॉल से वाले कितने क्वेश्चन हैं वो, फिर उसके बाद निकालेंगे टर्नओवर रेशियोज वाले कितने क्वेश्चन हैं, और उसके बाद जो अदर्स वाले मैंने सारे कराए, बस बात खत्म हो गई। इस पैटर्न पे अगर आप रिवीजन करेंगे तो पूरा फुल कवरेज होकर रिवीजन हो जाएगा। और जब मैं कोई एग्जाम में सुपर 40 या कुछ भी बनाता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि इन सभी टॉपिक्स में से मैं एक एक 2 क्वेश्चन निकाल देता हूं और वही बच्चा तैयारी। ये पीडीएफ है आपके पास भाई, मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। तो इसका आप अच्छे से रिविजन करके आएँ, बढ़िया से टेस्ट दें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और अब आप ऑर्डर कर सकते हैं, बंद कर दो भाई। आप खुद बोल के गए थे सर मंडे को पार्टी दूंगी, तो अभी प्रेशर वाला फीलिंग ना देना ना कि हम आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। खुशी